अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, ये कहानी है इस्लामाबाद में बसने वाली दो मुख्तलिफ हकीकतों की, जहां एक तरफ बरी अमाम के करीब वो कच्ची आबादियां हैं जिनको खाली करवाया गया, और दूसरी तरफ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जैसे बुलंदो बाला टावर्स हैं जिनमें मुल्क के बाअसर तबके की रिहाइशें हैं। नाज़रीन, रेड जोन में पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और ताकत के वानों के करीब वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के टावर्स बादलों से बातें करते हैं, जहां हर अपार्टमेंट की कीमत करोड़ों रुपए में है और खिड़कियों से ताकत झांकती है। बरी इमाम के इलाके में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा कि जब तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो बुलडोजरों ने चंद ही घंटों में घरों को, इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। वो घर जिनमें कई नस्लें पली बड़ी थीं, जिनके मकीनों के पास शायद कोई कानूनी कागजात या कानूनी जवाज तो नहीं था, मगर वक्त की गवाही जरूर थी। रियासत का मौकफ इस पर वाजे था कि ये गैर कानूनी तामीरात हैं और जमीन वागजार करवाना जरूरी है, इसलिए कार्रवाई में कोई ताखीर या कोई भी नरमी की गुंजाइश नहीं रखी गई। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़े वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मामला भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ के मकीन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। लेकिन रात के वक्त पुलिस यहाँ पर भी भारी नफरी के साथ पहुंच जाती है। इन्हें जगा जगा कर ये कहा जाता है कि एक दिन के अंदर ये इमारतें और फ्लैट्स खाली कर दें, लेकिन फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ एक्शन लेते हैं और सीडीए को रोक देते हैं। लेकिन यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये आखिर मंसूबा है क्या और इसमें तनाज़ा क्या है। नाज़रीन, सीडीए का कहना है कि इस मुकाम पर सिर्फ एक होटल की तामीर के लिए 2004 या 5 में बीएनपी ग्रुप को 99 साल की लीज पर यह जगह दी गई थी, लेकिन 7 साल में जो टावर तामीर किए गए इन्हें होटल की बजाय रिहायशी फ्लैट्स में तब्दील कर दिया गया। लेकिन वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की वेबसाइट के मुताबिक ये 13.5 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल एक वर्सटाइल डेवलपमेंट है, जिसमें अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और दफातर के अलावा एक 5 स्टार ग्रैंड हयात होटल शामिल है। अब हुआ यह कि 2011 या 12 में ये फ्लैट सेल होना भी शुरू हो गए और तकरीबन उस वक्त इसकी कीमत कोई 10 या 12 करोड़ के करीब थी। अब यह बात दुरुस्त है कि जो मुआहदा सीडीए के साथ हुआ था इसमें यहां पर सिर्फ ग्रैंड हयात होटल ही बनना था, और तब यानी 2011 से 12 के दरमियान जहां एक फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपए में भी थी, और ये दौरे हुकूमत था पीपल्स पार्टी का। खैर जी, मामला चलता रहा, लेकिन जब नून लीग की हुकूमत आई 2016 में सीडीए ने इस मंसूबे की लीज कैंसिल कर दी और कहा कि कंपनी मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रही है, और फिर कंपनी इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देती है। लेकिन हाई कोर्ट इसमें सीडीए के फैसले को बरकरार रखती है। अच्छा जी, इसमें हाई कोर्ट इस सारे मंसूबे को ही गैर कानूनी करार दे देती है, और हाई कोर्ट अपने फैसले में ये लिखता है कि ये गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा है मंसूबा, इसकी हाइट बढ़ाई गई है, इसमें प्लान से ज्यादा 220 या 240 फ्लैट बनाए गए हैं, और फैसले में ये भी लिखा गया कि इसमें खरीदारों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां इस टावर में ज्यादातर फ्लैट्स किन के थे वो भी जरा सुन लें। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद तो आज भी यहीं पर रह रहे हैं, और उन्होंने इस मामले पर ट्वीट भी की जब पुलिस वहां पर पहुंची। इसके अलावा जी साफी अफसार आलम, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जज ख्वाजा आसिफ साहब के यहाँ पर 2 फ्लैट थे यहाँ, और इमरान खान के फ्लैट्स भी यहाँ पर हैं। और मेरे ख्याल में कोई इदारा या हल्का तो रह नहीं गया होगा जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट ना की हो। और ये दौर कौन सा था? जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। अच्छा जी, यहां मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस प्रोजेक्ट का ख्वाब भी नवाज शरीफ साहब ने ही 1997 में देखा था। लेकिन आप देखें कि ये वो जगह है जहां वजीर आजम हाउस, सुप्रीम कोर्ट, फॉरेन ऑफिसेज बिल्कुल आपके कह लें कि कुछ फासले पर हैं, और यहां पर इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना एक हाईली रिस्क था। सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा थे। कोई भी यहां आप देख लें कि स्नाइपर गन लेकर बैठ सकता है। लेकिन सीडीए ने मास्टर प्लान की खिलाफवर्जी करते हुए नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पूरी की, और फिर यहां पर 47 मंजिला एक होटल की इजाजत दे दी गई। अच्छा जी, 2016 में जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सीडीए का फैसला बरकरार रखा तो इस पर फिर वो लोग सामने आए जिन्होंने यहां पर फ्लैट खरीद रखे थे या इन्वेस्टमेंट कर रखी थी करोड़ों रुपए की या अरबों रुपए की, और वो कौन लोग थे या किस तरह के बाअसर लोग थे वो मैं पहले आपको तफसील बता चुका हूं। ये तमाम लोग
मिलकर उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के पास जाते हैं और कहते हैं कि जनाब ख्याल करें कुछ हमारा, कि हमारे करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। और शाहिद खाकान अब्बासी ने फिर एक कमेटी बनाई कि पहले सुन लें कि आखिर मालिकान क्या कहते हैं और मिल बैठकर सीडीए के साथ कोई ना कोई इस मामले का हल निकाल लें। अब जी जो कमेटी बनाई गई इसमें सीडीए को मना लिया गया और कमेटी में जाहिर है कि ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा ही थे। अब यहाँ सीडीए किस बात पर मानी कि ठीक है जो वायलेशन होनी थी वो हो गई, अब होटल तो आपने नहीं बनाया, कोई बात नहीं है, आपने 120 कमरे बनाने थे, 200 से ऊपर फ्लैट्स बना दिए, इसकी भी कोई बात नहीं है, जाने दें इसको भी। मंजिलें आपने 47 बनानी थी, ज्यादा बना ली, कोई बात नहीं है, आप ऐसा करें कि हमें और पैसे दे दे, बाकी हमें कोई मसला नहीं है। यानी कि जो असल मसला था, इस पर सीडीए के एतराजात थे, वो खत्म हो गए। इसके बाद दौर आता है जी इमरान खान साहब का, जब वो वजीर आजम बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार तब बैठे हुए थे और वो इस मामले को टेकअप करते हैं। और इनकी अदालत में दरख्वास्त कौन देता है? इस टावर को बनाने वाले या इस टावर की बनाने वाली कंपनी। और वो क्यों जाते हैं अदालत में? क्योंकि सीडीए के साथ उनका जो मुआयदा तय पाया था रकम देने का, वो अभी तक नहीं दी गई थी मुआयदे के मुताबिक। अच्छा जी, इसमें साकिब निसार अपील मंजूर करते हैं इनकी और फिर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे देते हैं और कहते हैं कि जब इमारत बन रही थी तो इस वक्त सीडीए ने एतराजात क्यों नहीं उठाए, और अब ग्रैंड हयात के 2 टावर्स बन चुके हैं और लोगों ने जब अपार्टमेंट्स भी खरीद लिए हैं और फिर यहां पर उन्होंने ये भी कंसर्न जाहिर किया कि अगर ये मामला चलेगा नहीं तो इमारत का तीसरा टावर कौन तामीर करेगा। और उन्होंने कहा कि सीडीए परेशान ना हो, हम आपको 17 अरब रुपए लेकर दे देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सीडीए फिर लीज कैंसिल कर देती है 2023 में और सीडीए कहती है जी कि कंपनी ने 17 अरब रुपए में से सिर्फ 2 अरब 90 करोड़ रुपए ही दिए हैं और ये वो रकम थी जो हर साल कंपनी ने सीडीए को अदा करनी थी। अब यहां पर ये कोई सवाल नहीं बाकी रहा था कि ये कोई गैर कानूनी तामीर थी या कोई गैर कानूनी तौर पर ये बिल्डिंग बनाई गई थी या इसमें फ्लैट बनने थे या होटल बनने थे। और फिर 2023 के बाद से लेकर अब तक इस टावर के मालिकान या कंपनी की जानिब से सीडीए के खिलाफ इस फैसले का केस चलता रहा अदालतों में, जिसे एक बार फिर हाई कोर्ट ने सीडीए के हक में ये फैसला दे दिया। और रात गए फिर हमने देखा कि 2 रोज पहले अचानक यहाँ 200 से 300 के करीब इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पहुंचते हैं और 24 घंटों के अंदर इस इमारत को खाली करने के अहकामात भी दे देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो रहते हैं रिहायशी वो कहते हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, रात की तारीकी में इनके दरवाजों पर जा जाकर पुलिस एहलकारों ने दस्तक दी, खटखटाते रहे दरवाजे और हुक्म सुनाया गया। और जब पुलिस से इस मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि वो सीडीए के साथ थे ताकि कोई खराबी ना हो और उन्होंने किसी रिहायशी को तंग नहीं किया। कार्रवाई जो भी थी वो सीडीए के एहलकारों की ही जानिब से की गई। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इस मामले का नोटिस ले लेते हैं और वो कहते हैं जी कि रिहायशियों से कोई फ्लैट खाली नहीं करवाएगा, सीडीए को वो रोक देते हैं। और वजीर आजम ने फिर अब आजम नजीर तारड़ की सरबराही में एक कमेटी बना दी है जो कि इस सारे अमल का जायजा लेगी और रिहायशियों के कंसर्न्स भी सुनेगी। अब आते हैं जी सबसे अहम मरहले पर। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कल इस मामले पर फिर इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा जी कि रियासत ने अपने इस फैसले को अमली तौर पर दोहराया है कि पाकिस्तान में कहीं भी तजावजात या नाजायज कब्जा हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ कानून के मुताबिक एक जैसा ही सलूक किया जाएगा। अब एक बात तो तय है कि यहाँ पर रहने वाले इतने बाअसर जरूर हैं कि इनकी आवाजें ऐवानों तक पहुंचती हैं और फिर इस पर एक्शन भी होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसी तरह की एक कमेटी 2017 में भी हाई कोर्ट के अहकामात के बाद बनाई गई थी जहां मामला तय किए गए थे और इसी मामले में दोनों फ्रीकैन यानी कि सीडीए और कंपनी कोई 20 बार अदालतों में जा चुके हैं एक दूसरे के खिलाफ और इसमें सीडीए भी उतनी मुलविस है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि 20 साल से ये मंसूबा मुतनाज़े क्यों है, अब तक किसी के खिलाफ
कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या किसी ने आज तक सीडीए से पूछा? सीडीए के किसी एहलकार के खिलाफ, अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या किसी ने कंपनी से पूछा? और ये नहीं कि यहाँ सिर्फ बाअसर लोग या सियासतदानों की ही इन्वेस्टमेंट है, बहुत से आम लोगों की भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, ओवरसीज ने भी यहाँ पर फ्लैट्स ले रखे होंगे। लेकिन आप ये देखें कि लोग ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि बरी इमाम की बस्ती पर तो बुलडोजर चढ़ा दिए गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह ही सिक्योरिटी थ्रेट थी और तजावजात थी, और इसी तरह ये टावर भी गैर कानूनी है और बरी इमाम की बस्ती से बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद के रेड जोन के लिए। और इस्लामाबाद पुलिस और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि यहां इस लोकेशन पर इतनी बुलंदोबाला बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए थी। तो देखते हैं जी कि क्या होता है। रियासत क्या अब इसको भी उसी तरह से टेकअप करेगी जिस तरह से कच्ची आबादियों को टेकअप किया गया है, या दोबारा जिस तरह से 2017 या 18 में कमेटी बनाकर सीडीए के साथ मामला तय कर लिए गए थे, या साकिब निसार की अदालत में जाकर मामला तय कर लिए गए थे, उसी तरह कोई ना कोई मामला इसमें तय पा जाएगा। आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।